हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे, पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। आज हम बात करने वाले स्थिर दाब स्थिर आयतन पर अभिक्रिया की उष्मा में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हम करेंगे एक बार तो आयतन को स्थिर करेंगे, एक बार हम करते हैं दाब को स्थिर करते हैं। ठीक है, पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, आयतन को स्थिर करेंगे। ठीक है, देखिए आयतन को स्थिर करने पर, ठीक है, हमें क्या पता है, Q इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। क्या आपको पता होगा, Q इक्वल टू जीरो, सॉरी V इक्वल टू जीरो, क्या होगा, V इक्वल टू जीरो। हम लिखते हैं उसमें गतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम होता है डेल्टा E, ठीक है, Q माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल होता है पी डी वी। अगर डीवी की वैल्यू रख दोगे तो कार्य कितना हो जाता है, जीरो। मान रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा स्थिर आयतन पर डेल्टा ई बराबर हमें क्या मिल गया है, क्यू वी। ठीक है, और हमें क्या पता है, हमें पता है जो डेल्टा एच बराबर क्या होता है, क्यू पी। समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक संबंध और क्या आता है हमें कि डेल्टा एच डेल्टा ई और क्या होता है, पी डी वी। ठीक, ये सभी हमने बात किस पर कर ली, स्थिर आयतन पर। अब हम बात करेंगे स्थिर दाब पर। जब आप स्थिर दाब करते हैं ना, उसके दौरान क्या होता है, आयतन के अंदर परिवर्तन होता है। स्थिर दाब में क्या होगा, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं, माना गैसीय अभिकारक है, उसके लिए मोलों की संख्या क्या होगी, n रिएजेंट। ठीक है, और माना कोई गैस ये उत्पाद है, उसके लिए अगर मोलों की संख्या ये बात करोगे, वो होता है आर प्रोडक्ट। ठीक है, अब अभिकारकों के लिए आयतन में परिवर्तन वो होता है V, और उत्पाद के लिए आयतन में परिवर्तन वो होता है V प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम आदर्श गैस समीकरण से। गैस समीकरण से, ठीक है, पहले के लिए निकाल लेते हैं हम आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। तो अभिकारक के लिए बात करें, हम बात करेंगे अभिकारक के लिए। तो अभिकारक के लिए बात करेंगे तो V आएगा, V रिडेंट RT। समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 4। अगर उत्पाद के लिए बात करोगे, P प्रोडक्ट RT, समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब देखिए अगर हम आयतन की बात करेंगे डेल्टा V की, तो V प्रोडक्ट माइनस V रिडेंट का जो अंतर होता है dB के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हम P dV की बात करें तो जगह PV प्रोडक्ट माइनस P V रिडेंट हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। ठीक है, P dV की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। आगे हम बात करें तो समीकरण 5 - 4 से
क्या हो जाता है, P प्रोडक्ट, P रिडेंट, ठीक है, सॉरी रिडेंट माइनस N प्रोडक्ट, N रिडेंट, ठीक है, और ये रहा आर टी, ये भी रहा आर टी, ठीक है। इसका मान हम निकाल लिया, हमारे पास आता है वो क्या आएगा, पी डेल्टा वी। इनके बीच के अंतर भी निकालोगे तो ये को आर टी कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा एन प्रोडक्ट माइनस एन रिडेंट, पी डी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या आ जाता है समीकरण नंबर 7। अब देखिए समीकरण 7 से, ठीक है, और समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 7 1 व 2 से 3 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच की जगह आ जाता है क्यू पी, फिर आ जाएगा क्यू वी, फिर आ जाता है एन आर टी। ये क्यू पी स्थिर आयतन स्थिर दाब पर उष्मा में संबंध है, ठीक है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल को भी समझते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को इस संबंध के द्वारा समझते हैं। देखिए एन क्या होता है हमारे पास, अगर एन की बात करेंगे आप, ये होता है एन प्रोडक्ट, एन रिडेंट होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, ये हमारे पास है अभिकारक, विकारक के भी क्या होंगे, ये मोल होंगे, ठीक है। इससे करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए पहले जब रिएक्शन देखते हैं ना, इसके अंदर मोल क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट के अगर मोल देखो वो 2 है, अब विकारक के मोल लीजिए 2 है, 0, डेल्टा एन का मान क्या होता था 0। अगर मैं संबंधी रूप में परिभाषित करूँ तो यहाँ पर क्यू पी बराबर क्या होता है क्यू वी, किसके लिए, इसके लिए। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो प्रोडक्ट कितने देखते थे, प्रोडक्ट है 2, यह है 4, डेल्टा एन का मान हो चुका है -2, ठीक है। अगर मैं संबंध देखूं तो क्यू पी क्यू वी -2, जहां पर ये माइनस का मान आ जाता है वहां पर क्यू वी का मान अधिक होता है, किससे, क्यू पी से। तीसरा देख लेते हैं, ये रहा हमारे पास, इसके अंतर्गत करते हैं, डेल्टा एन को निकालते हैं, सॉरी यहाँ पर डेल्टा एन कर लेना, डेल्टा एन को यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर हमारे पास आता है पाद है टोटल 3, ये एक 1 आता है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, क्यू पी क्यू वी प्लस का 1, जहाँ डेल्टा एन का मान प्लस आ जाता है वहाँ पर क्यू कम हो जाता है और क्यू पी बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उदासीकरण की उष्मा। आपने 11th में 12th में अच्छे से पढ़ा होगा कि उदासीन का अर्थ क्या होता है, कि जहाँ पर अम्ल व क्षार आकर मिल जाते हैं परस्पर, उसको बोलते हैं उदासीन। जब इस प्रक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उदासीकरण की उष्मा कहते हैं। अगर इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़े कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाला अगर हम क्या लेते हैं अम्ल, वे 1 तुल्यांकी भार वाला ही हम क्या लेते हैं क्षार, इनको परस्पर जब हम तनु विलयन के लिए उदासीकरण के लिए लेते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं उदासीकरण की उष्मा, ठीक है। दोनों प्रकार की परिभाषा लिख लेते हैं, ये कोई अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। ये कैसे मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, क्या हो जाएंगे, उदासीन। जब ये उदासीन होते हैं किसका निर्माण करते हैं, जल व लवण का, किसका निर्माण करते हैं, जल व लवण का। इससे क्या मुक्त होती है, उष्मा। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीकरण की उष्मा। अगर हम बात करते हैं 1 ग्राम
तुल्यांकी भार वाले हम क्या लेते हैं, अम्ल व क्षार। फिर हम क्या लेते हैं, तनु विलयन। यहाँ पर क्या करते हैं उसको, उदासीन। इससे क्या होती है प्रमुख सा मुक्त होगी उष्मा। इसी को क्या बोलते हैं हम, उदासीकरण की उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, उदासीकरण की उष्मा कहते हैं। इसके अंतर्गत हम दो परिस्थितियां लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रबल अम्ल व क्षार लेंगे जब उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, लवण में जल मिलता है हमें, और उस समय जो हमें उष्मा मिलती है उसको हमारे पास जो उष्मा मिलेगी उदासीन उष्मा वो अधिक होती है। किसके मुकाबले, जब आप कोई भी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार लेंगे, उनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो अब देखिए, अगर हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की बात करें तो उससे तात्पर्य क्या है, उससे तात्पर्य यह है कि वहाँ पर प्रबल विद्युत अपघटे हैं, अर्थात वो पूर्ण रूप से आयनित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो चुके हैं। आयनित होने का अर्थ ये है कि वह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के अंदर नहीं, बल्कि इसके प्रोटॉन H+ OH- के मध्य रिएक्शन होती है और वो जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। हम क्या लेते हैं, प्रबल अम्ल लेंगे, फिर प्रबल क्षार लेते हैं। अब रिएक्शन करा दीजिए, हमें मिलता है जल, लवण और क्या मिलती है उष्मा। इसका मान क्या होता है, ज्यादा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का अर्थ है प्रबल विद्युत अपघटे। अर्थात इससे भी तात्पर्य है पूर्ण रूप से आयनित। अगर हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार की, वहां पर क्या हो जाता है, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, पूर्ण रूप से अनआयनित होंगे। ये क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से अनआयनित होते, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होंगे, अनायनित होते हैं। आप देखते कुछ हम अभिक्रिया को देख लेते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का। देखिए, ये हमारे पास HCl प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, दोनों एक स्थिति के अंतर्गत है। यानी कि जब रिएक्शन करवाएगी NaCl का हमारे पास क्या बनता है, लवण बनता है। ये हमारे पास जल रहा, और ये हमारे पास क्या है, उदासीकरण की उष्मा। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारों के लिए उदासीकरण उष्मा का मान लगभग सभी के लिए समान होता है। और जो आपको क्या दिख जाएगा, स्क्रीन पर दिख जाएगा, देख लीजिए कि जो प्रबल अम्ल है प्रबल क्षार है उनके लिए सभी के लिए आता है, जो उदासीकरण उष्मा उसका मान समान प्राप्त होता है। जब हम प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की बात करते हैं, तब प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार अभिक्रिया ना करके उनके H प्रोटॉन OH- रिएक्शन करते हैं। जैसे इसको थोड़ा और विभाजित किया जाए, इससे तो एक तो H+ प्रोटॉन निकलता है और Cl- निकलता है, ये रहा। ठीक है, अगर इसकी बात करोगे इससे OH- निकलता है और Na+ प्रोटॉन निकलता है। ठीक है, अब जो इसका H+ व OH- है वापस में रिएक्शन करते हैं और जल का निर्माण करते हैं, जल के अणु का निर्माण करते हैं। और इस जल के निर्माण के लिए भी उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी उदासीकरण की उष्मा होती है, 57.32, या इसको क्या लिख सकते हो, 13.7, क्या लिख सकते हो, 13.7 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, 13.7 किलो कैलोरी इसको लिख सकते हैं। हमारे पास कोई दो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारों की बात, प्रबल अम्ल प्रबल क्षारों की बात की थी, उसी प्रकार से दो रिएक्शन है। जब एक रिएक्शन के अंतर्गत आपको क्या देखने मिल जाता है, दुर्बल अम्ल ये रहा, और एक तरफ है प्रबल क्षार। ठीक है, जब ये रिएक्शन करेंगे आपको पता है लवण में जल बनाएंगे, परंतु इसके अंदर उदासीकरण जो उष्मा का मान है ΔH वो माइनस का 55.23 किलो जूल है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके अंदर में प्रबल हम क्या ले लेते हैं, अम्ल, दुर्बल क्षार लेते हैं, रिएक्शन करवाओगे तो इसके अंदर हम लवण में जल बनता है और उदासीकरण उष्मा का मान में कितना प्राप्त होता है, 51.34 किलो जूल प्राप्त होता है। ठीक है, किलो जूल। अब हम क्या बात करते हैं, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारों के लिए वियोजन उष्माओं का परिकलन करते हैं। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारों के लिए वियोजन उष्माओं का हम क्या करेंगे, परिकलन। पहले हम ले लेते हैं हमारे पास दुर्बल अम्ल, पहले हम क्या लेते हैं, दुर्बल अम्ल।
दुर्बल माध्यम में क्या CH3COH, ये किसमें टूटता है CH3, ठीक है, और -H+, जिसके लिए हमें डेल्टा H का H1 पता नहीं है कितना होगा, D मान लेता हूँ इसके लिए। अगर हम बात करें जल की, जल भी OH- वे H+ में टूटता है, इसका मान याद रखना डेल्टा H2 का मान होता है, डेल्टा H1 डेल्टा H2 का मान कितना होता है, वो होता है 57.24 किलो जूल। ये किसके लिए होता है, जल के लिए। डेल्टा H की मान बात करोगे, ये रहा हमारे पास माइनस का 55.232 किलो जूल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आपको पता है डेल्टा H बराबर होता है H1 डेल्टा H2। डेल्टा H का मान हमारे पास कितना है 55.32, डेल्टा H का मान हमारे पास D है। डेल्टा H2 की बात करोगे माइनस का 57.32, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाते हैं, 55.23 प्लस 57.32 D। अगर बात करोगे उसमें मान निकाल लेते हैं, इससे घटाने पर 12 में से 3 घटाने में बचते हैं 9, 2 में से 2 घटाओगे तो बचता है 0, ठीक है, और इसमें से ये घटाओ तो 2 किलो जूल अवशोषण उसमें, ठीक है। अगले हम बात करते हैं दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार की बात करोगे, ये हमारे पास है NH4OH, ये टूटता है NH4 प्लस OH माइनस, डेल्टा H1 का मान हमें पता नहीं, इसके लिए D मान लेते हैं। ये हमारे पास Kb है इसका वेग, और इसका वेग इस तरह क्या है हमारे पास Ka, ठीक है। अब हम अगर जल की बात कर लेते हैं H+ व OH माइनस, पुनः डेल्टा H2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 57.32 किलो जूल। अब हमें क्या याद करना है, इसका डेल्टा H की मान भी देख लीजिए क्या है, डेल्टा H की मान बात करो वो है हमारे पास माइनस का 51.34 किलो जूल, ठीक है। डेल्टा H बराबर हमारे पास आता है डेल्टा H1 डेल्टा H2। डेल्टा H की हमारे पास वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है 51.34, ये हमारे पास D है। इसकी बात करोगे ये हमारे पास 57.32, ठीक है, माइनस का ये इधर लेके चले जाए इसको 51.34 प्लस का 57.32 D, ठीक है। अगर इससे घटाओगे तो पहले होता है 12 में से अगर 4 घटा समझते 8, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें 12 में से 3 घटाने बचते हैं 9, 6 में से आप अगर 1 घटाते बचते हैं 5 किलो जूल का इसमें क्या होता है अवशोषण, ठीक है। तो एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उदासीकरण ऊष्मा का निर्धारण। उस उदासीकरण ऊष्मा का निर्धारण हम 2 वीडियो द्वारा कर सकते हैं, एक सरल कैलोरीमीटर के द्वारा, दूसरे की अगर बात करें थर्मोफ्लास्क के द्वारा। दोनों संरचनाएं आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, उसको रोक कर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे थर्मोप्लास्ट। अब थर्मोप्लास्ट पर हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक जल की मात्रा W1 ग्राम, हम क्या करते हैं जल की मात्रा इसकी जल की मात्रा W1 ग्राम लेते हैं, उसका ताप नोट करते हैं T1, टेम्परेचर उसका कितना नोट करते हैं T1 नोट करते हैं। फिर मैं क्या करता हूँ, एक गर्म जल को, क्या होता है गर्म जल को जिसका ताप क्या हो T2 हो। अब मैं लेता हूँ गर्म जल जिसकी मात्रा कितनी होगी T2। अब इसको मैं क्या करता हूँ, विडोलक की सहायता से इसको घुमाता हूँ, हिलाता हूँ। इसको मैं करता हूँ विडोलक की सहायता से घुमाता। जब इसको घुमाते हैं तो इसका टेम्परेचर हम T3 नोट कर लेते हैं। घुमाने के बाद क्या करते हैं T3 नोट कर लेते हैं इसका टेम्परेचर। माना फ्लास्क जल का तुल्यांकी क्या है W1। क्या हुआ, तुल्यांकी कितना है W1। W से क्या तात्पर्य, W से ये तात्पर्य है कि विडोलक, हम बात करें फ्लास्क और जल के द्वारा कितनी ऊष्मा ग्रहण की गई है। W से तात्पर्य है
विदोलक फ्लास्क जल के द्वारा कितनी ऊष्मा ग्रहण की गई है। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि जल के द्वारा W ऊष्मा ग्रहण की गई है तो फ्लास्क में विदोलक द्वारा भी ऊष्मा जो ग्रहण की होगी वो W ग्रहण की होगी। अगर W के लिए अगर बात करें फॉर्मूला होता है W, ठीक है, T2 माइनस T3, T3 माइनस T1 माइनस का W1 इसका फॉर्मूला होता है। हमारे पास इसका दूसरा टॉपिक है वो है अम्ल व क्षार की उदासीकरण ऊष्मा का ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए आप कुछ नहीं करना होगा, पहले हम क्या लेते हैं अम्ल व क्षार की समान सांद्रता में एक नोमरता में हम क्या लेते हैं उसका विलयन बनाते हैं। विलयन आप किस प्रकार से बनाते हैं, हम क्या लेते हैं अम्ल व क्षार को जो एक एक जिसी नोमलता है उसको हम एक बीकर के अंदर लेते हैं 100 ml का। ठीक है, लेने के बाद में हम क्या करते हैं उनका हम क्या करते हैं टेम्परेचर नोट करते हैं। क्या टेम्परेचर नंबर 5 उसका नोट करेंगे। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं फ्लास्क के अंतर्गत उसको डाल देते हैं। पहले हम अम्ल डालेंगे, फिर हम क्षार डालते हैं और टेम्परेचर नंबर हम 5 का उसको नोट कर लेते हैं। फिर हमें जो उससे क्या होगी H उसमें उत्पन्न होने वाली है जिसका फॉर्मूला यह होता है। अब देखिए हम जो क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं अम्ल व क्षार की उदासीकरण ऊष्मा ज्ञात किस प्रकार से करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं सर्वप्रथम अम्ल व क्षार लेंगे समान सांद्रता वाले, उनका विलयन बनाते हैं। ठीक है, देखिए 2 के लिए बात करेंगे अम्ल व क्षार लेंगे, उसका क्या बनाते हैं कौन से समान सांद्रता वाले, जो क्या हो एक नोमलता वाले, उसका क्या बनाते हैं विलयन। कैसे कैसे लेंगे, अम्ल भी हम लेंगे 100 ml, ये भी ले लेते हैं 100 ml, नोमलता यानी कि दोनों की एक। ठीक है, और इनको क्या लेते हैं 2 अलग अलग बीकरों में, 2 क्या लेते हैं अलग अलग बीकरों में लेते हैं। 2 अलग अलग बीकरों में लेने के बाद में हम क्या करते हैं इसका स्थिरतापी या एक जल के टब में ले लेंगे इसको, या तो स्थिरतापी कर लेंगे या इसको जल के टब के अंदर ले लेंगे। उसका टेम्परेचर क्या करेंगे T4 नोट करेंगे। क्या करेंगे T4 इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। फिर क्या करते हैं इसको फ्लास्क के अंदर पहले हम किसको डालेंगे फ्लास्क में सर्वप्रथम अम्ल को, फिर हम इसे डालते हैं क्षार को, फिर ताप T5 क्या करते हैं नोट, बाद में H ऊष्मा मुक्त होती है। कैसी ऊष्मा होगी H ऊष्मा मुक्त होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला उदासीकरण की ऊष्मा H × 1000 × 100 जूल इसका मान होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी उदासीकरण ऊष्मा निर्धारण की कोई टोटल 2 विधियाँ थी। एक बार इतना आशा करते हैं आज के लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर को डाउट से कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और ही लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।